तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है धरा शर्मा की आप बीती। दोस्तों ये पहली कहानी है, तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। आशापुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो अचानक ही उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई। उसने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में बिस्तर के पास कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और घर में किसी गैर चीज़ की मौजूदगी का एहसास होना अकेली महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस जगह लेटी थी उसी जगह लेटी रही। उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि करे तो अब क्या करे। खुद को तसल्ली देने के लिए तो उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव दोबारा हुआ, जैसे कि बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो बार बार। इस एहसास से धरा के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। बहुत ही हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का तो जैसे दिल दहक गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था कि जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन खौफ और डर के मारे उसकी आवाज़ तक नहीं निकली गले से। दिल की धड़कन भी अब बहुत तेज हो चुकी थी। घबराहट में तकिया उठाकर उसने उसी जगह पर फेंका जहाँ पर गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया अपने आप ही, और धरा को तब ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ से कोई तेज़ी से परछाई एक उठ खड़ी हुई है। इसके बाद तकरीबन 30-40 मिनट तो कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी हिम्मत बाकी थी और फिर उसने पास पड़े फ़ोन से बगल के कमरे में सोए हुए अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया। उसकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। अभी धरा कुछ बोले उससे पहले ही उसे तुरंत ऐसा कुछ दिख गया जिससे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों के जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात ही उसे अस्पताल में भी दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि लो ब्लड प्रेशर के कारण उसे डर लगता है और अब उसे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं और अब इसलिए धरा आज भी अपने मायके रहती है। लेकिन इस घटना के बाद धरा को इसके पीछे का कारण पता चला। धरा के पति दिलीप की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर अपनी पहली बीवी को दहेज के लालच में अपनी पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी नई मकान में आकर अपनी माँ के साथ रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई थी, लेकिन इस घटना के बाद धरा ने जब दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने अपनी पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी और अदालत में तो ये मुकदमा आज भी चल रहा है। अब ये नहीं पता कि उसने जहर दिया था या नहीं, पर उसकी आत्मा आज भी उस घर में घूमती है। तो दोस्तों ये थी पहली कहानी। अब हम करते हैं दूसरी कहानी शुरू। दोस्तों, इंसानों की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी
खतरनाक आत्माएं जिनका सामना होने पर जिंदगी के तो जैसे मायने बदल जाते हैं। जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वो इन्हें नहीं मानता। पर जिन लोगों को इन सब डरावने अनुभवों से गुजरना पड़ता है उनकी ज़िंदगी तो खौफ से ही भर जाती है। ये जानते हैं अगली ऐसी ही डरावनी और ख़तरनाक कहानी के बारे में। गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी व अनंत पेशे से एक शिक्षक हैं। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो बच्चों को अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बहुत ही भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वो अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे तभी अचानक उसकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वो बिल्कुल चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि उस शाम कोई भी हवा नहीं चल रही थी और वो घर पर भी अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा बंद कर फिर से कुर्सी पर बैठने के लिए जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और जैसे कि वो आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह से डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वो अब बुरी तरह से कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे से हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे में कांपते हुए अनंत थोड़ी देर तक वो अजीब सा नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाला काला धुआं बाहर आने लगा। ये सब पागलों की घटना देखकर अनंत की तो जैसे चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ पर जो भी देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए। कमरे की छत भी अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ पर रखी अलमारी धड़ाम से नीचे आकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतवा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते ही एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत अब पूरी तरह से बीमार पड़ गए थे और फिर कुछ ही दिन बाद अपने गांव में अपने माता पिता के साथ वापस लौट गए। और फिर जब वो घर वापस लौटे तो वो कभी भी उसी भूतिया घर में नहीं गए और फिर वो किसी और मोहल्ले में रहने चले गए। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के खाने की बनी हुई हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत ही क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश को उस अलमारी में छिपा दिया था। मकान मालिक ने कभी भी उस अलमारी का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अनंत राजपाट के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उन्हें दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई थी। एटीएम का भूत। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। राजकोट में एक एटीएम सीरीज कंपनी में काम करने वाले राकेश वर्मा एक मध्य वर्ष के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को अब करीब करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो राकेश पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर झुका भी लेते हैं। राकेश की नौकरी का समय वैसे तो दिन के 7 या 8 घंटे तक ही होता है, लेकिन एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे।
उन्हें शहर से थोड़ी ही दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम ठीक करने के लिए जाना था। वैसे तो ऐसे कामों के लिए 2 आदमी जाते हैं, पर राकेश का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्टॉप पर जाकर राकेश ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां पर एटीएम बूथ के पास एक लड़की दिखाई दी। राकेश ने सोचा कि शायद उन्हें पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन का ठीक करने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए राकेश जैसे ही एटीएम मशीन के अंदर आए तो फिर वो लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब राकेश अपना काम कर रहे थे और तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई और वहाँ पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम कार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो एक अजीब तरीके से राकेश की ओर ही घूरकर देख रही थी। ये सब देखकर राकेश का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से अपनी नज़र हटा ली और सोचा कि उनका भ्रम होगा। वो बार बार अपने आप को यही समझाते रहे कि ये बस उनका वहम था और कुछ भी नहीं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। ये फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते राकेश फिर से काम के लिए लग गए। थोड़ी ही देर में काम करते करते उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। राकेश ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वो सब उसका भ्रम होगा। वो काम निपटाकर सीधी अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने फिर एक बार एटीएम बूथ पर नज़र डाली और फिर एक बार उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर राकेश बुरी तरह से डर गया और जल्दी से वहाँ से भाग निकला। राजकोट वापस लौटते वक्त उन्हें बार बार ये आभास हो रहा था उनकी बाइक के साथ कोई परेशानी चल रही है। वो घबराए हुए अपनी बाइक चलाते जा रहे थे, पर न जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो गई और ठीक बिल्कुल अपने आप चलते हुए एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। राकेश जी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ सचमुच हो रहा है। वो बाइक से नीचे उतरकर बाइक शुरू करने की कोशिश करने लगे और तभी उन्हें किसी की ज़ोर ज़ोर से घुराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने घबराते हुए अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी राकेश ने अपनी नज़र उठाई तो उसे पेड़ की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो एक अजीब भरी गड़गड़ाहट हुई आवाज़ में कुछ बोल रही थी। राकेश ये सब देखकर वहीं जड़ हो गया। ना तो उसकी चीख निकल रही थी और ना ही उसके अंदर हिलने की ताकत बची थी। पैर उठाने की भी कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे पैर ज़मीन में धंस चुके हों। घबराहट में राकेश नीचे गिर पड़ा और तभी उसने देखा कि चुड़ैल पेड़ से उतरकर उसके ही पास आ रही है। उसके नीचे उल्टे पांव देखकर राकेश के पसीने छूट गए। उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। गला सूख चुका था, बिल्कुल सूख चुका, और गले से आवाज़ तक निकल नहीं पा रही थी। उसका पूरा बदन ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा था। उसने सोचा कि अब जो होगा सो हो जाएगा। उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से अपने भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल अब उसके बगल में आकर बैठ गई और धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी। इसके बाद राकेश को कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। जब होश आया तो वो एक अस्पताल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उसे रात को रास्ते में बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया।
इसके घटना के महीनों बाद तक राकेश बेसुध रहे थे और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद उनकी हालत धीरे धीरे सामान्य हो पाई थी। अब तो वो राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं अगली कहानी शुरू। अगली कहानी एक अनुभव है डरावना, एक औरत का भूत। दोस्तों बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये अब तक कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। तो करते अगली कहानी शुरू। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पुणे के कॉलेज में पढ़ता था। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहा करता था। हमारा हॉस्टल हमारे कॉलेज से तकरीबन 1 या 1.5 घंटे की दूरी पर था। ऐसे ही एक रात की बात है, नवंबर का महीना चल रहा था और ठंड का मौसम था। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और दूसरे दिन हमें कॉलेज में फंक्शन के लिए भी जाना था, और उसी फंक्शन की तैयारी करने के लिए हमें रात में ही कॉलेज जाना था। मैं और मेरे 3 दोस्त रतन, विक्की और रोहन, हम तीनों हॉस्टल से निकलकर कॉलेज जा रहे थे। वैसे तो हमें इतनी रात में कभी भी सफ़र करना अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त पुणे में रास्ते बिल्कुल सुनसान पड़ जाते थे, पर अगर हम कॉलेज भी नहीं पहुंचते तो दूसरे दिन सब कुछ गड़बड़ हो जाती। रतन और विक्की ने अपनी अपनी बाइक निकाली और हम चारों बाइक पर बैठकर कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक ही विक्की की बाइक खराब हो गई। रास्ते पर ही विक्की और रोहन पीछे रह गए थे, तो रतन ने भी अपनी बाइक रोक दी थी और हम फिर से उनके पास चले गए। वैसे ही हमें बहुत देर हो चुकी थी। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और ऊपर से बाइक बंद पड़ने के कारण और देर हो गई थी। विक्की ने कैसे तो बाइक चालू की खटपट कर कर और हमें कहा कि अगर हम दाईं तरफ की इस रास्ते से जाएं तो 10 मिनट में हम हाईवे तक पहुंच जाएंगे, और हाईवे से हमें कॉलेज पहुंचने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। मैंने तभी उस रास्ते की ओर देखते हुए कहा, देखो वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और आज तक मैंने किसी को भी इस रास्ते से इतनी रात को हाईवे की ओर जाते हुए नहीं देखा है। क्या पता आगे रास्ता हो भी या ना हो, इसीलिए जो रास्ता हम जानते हैं उसी से जाना बेहतर होगा। मेरी ये बात सुनकर वो तीनों मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि शायद मैं डर गया हूँ। वैसे भी कॉलेज में भी मुझे सब डरपोक कहकर बुलाते थे। मुझे फट्टू कहकर वो तीनों आपस में ही हंसने लगे और उन दोनों ने अपनी अपनी बाइक उसी सुनसान रास्ते की ओर मोड़ ली। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं ना चाहते हुए भी उनके पास साथ ही जा रहा था। हम सब उसी सुनसान रास्ते पर थे, पर कहीं भी कोई हाईवे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने रशन से कहा, देखा मैंने कहा था ना रतन, हम पिछले 15 मिनट से इस रास्ते से जा रहे हैं पर कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। विक्की हमारे आगे आगे ही जा रहा था और तभी उसने अचानक ज़ोर से ब्रेक मारी और अपनी बाइक बीच रास्ते में ही रोक दी। रतन ने भी बाइक धीमी की और हम उनके पास जाकर रुके। रतन ने पूछा कि क्या हुआ, फिर से बाइक ख़राब होगी क्या? और फिर विक्की ने आगे देखते हुए कहा, अरे नहीं, ज़रा वो सामने तो देखो, कोई औरत बीच रास्ते में खड़ी है शायद। और फिर क्या था, इतना सुनते ही मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पांव कांपने लगे। और तभी रतन ने बाइक से नीचे उतरते हुए कहा, अबे डरपोक, इतना क्यों डर रहा है? शायद उस बेचारी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। तो विक्की बोला, हाँ यार, चलो थोड़ा आगे जाकर तो देखते हैं। ये सब देखकर भी रतन भी थोड़ा सा डर गया था, रोशन भी। विक्की को रोककर उसने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? अबे यार ज़रा सोचो, कोई भी घरेलू औरत इतनी रात को इतने सुनसान रास्ते पर अकेली क्यों आएगी? चलो माना कि वो भूत नहीं है, पर क्या पता लुटेरों की भी कोई चाल हो। और वैसे भी मैंने सुना है कि ऐसे सुनसान रास्तों पर लुटेरे होते हैं। अच्छा होगा कि हम यहीं से वापस पीछे चले जाएं। पर विक्की और रतन हमारी बात सुनने को कहाँ राजी थे। उन्हें तो अपनी मर्दानगी दिखानी थी। मुझे उन पर बड़ा तरस आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि तुम तो मरोगे सालो, साथ में हमारी भी अर्थी उठेगी। और फिर रतन ने मेरे सिर पर हादसे से मारते हुए कहा, अच्छा चल एक आइडिया है, माना कि वहाँ कुछ भी हो सकता है,
पर शायद सच में उस औरत को हमारी ज़रूरत हो तो, और भगवान ना करे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो। अब देखो, फ़िलहाल तो हम ऐसा करते हैं कि हम सब अपनी अपनी बाइक से वहाँ से गुजरेंगे और उसे देखेंगे, और कुछ भी गलत लगा तो बाइक बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और तेज़ी से आगे निकल जाएंगे। और सब ठीक लगा तो, और अगर सब ठीक लगा तो बाइक रोककर उससे पूछताछ करेंगे। ये ठीक है? इस बात पर ना चाहते हुए भी हम सबका एकमत हुआ, क्योंकि विक्की और रतन अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों को भी बाइक चलानी नहीं आती थी। और विक्की और रतन फिर दोनों ने अपनी बाइक चालू की और हम सब उनके पीछे बैठ गए। वो औरत अब भी उसी जगह पर खड़ी थी, ना आगे जा रही थी और ना ही पीछे आ रही थी। हम धीरे धीरे उस औरत के करीब पहुंच गए। पहले तो विक्की ने उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसे सब ठीक लगा और उसने पहले अपनी बाइक रोक दी। और फिर हम भी वहाँ देखा कि वो औरत रो रही थी। विक्की ने तभी उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और आप इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हो। और वो औरत अब आंखें बंद कर कर और भी ज़ोर से रोने लगी। तो रतन ने उस औरत से कहा, अरे अरे आप डरिए नहीं, हम तो यहीं पास के कॉलेज में हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको पुलिस थाने के घर तक छोड़ आए। और जैसे ही उसने बाइक से उतरना चाहा तो वैसे ही बाजू की झाड़ियों से कौवे ज़ोर ज़ोर से काएं काएं करते हुए उड़ने लगे। हम सभी ने पीछे हैरान होकर पेड़ों की ओर देखा और तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया। और फिर हमने जब फिर से पलट कर देखा तो देखा कि वो औरत कहीं भी नहीं थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। हम सब हक्के बक्के रह गए। हम सब एक दूसरे को पकड़ने लगे थे। हमने चारों तरफ देखा, वो तो कहीं भी नहीं थी। डर के मारे सबके हाथ पांव कांपने लगे थे और किसी से तो बोला भी नहीं जा पा रहा था। वो जल्दी जल्दी में बाइक को किक मारने लगा, पर बाइक शुरू ही नहीं हो रही थी। हम सब विक्की पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और तभी जब महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे खड़ा है, और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब भी हमारे पीछे खड़ी थी। बदन पर लाल लाल कपड़े, मानो कि जैसे पूरे बदन से खून निकल रहा हो। आंखें थी पर चेहरा नहीं था, और चेहरे पर सिर्फ खून ही खून नज़र आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से अंदर चीख रही थी और हम यहाँ पर कांप रहे थे। और देखा कि वो धीरे धीरे हमारी ओर ही बढ़ने लगी थी। विक्रम ने फिर ज़ोर ज़ोर से किक मारी और जैसे तैसे कर कर बाइक शुरू की। हम दोनों कूदकर पीछे बैठ गए और फिर उन दोनों ने बड़ी तेज़ी से बाइक भजाई और अगर हम कुछ देर और वहाँ पर रुक दे तो हमारा हार्ट फेल ही हो जाता था। थोड़ी देर तक जब हम हाईवे पर पहुँच गए, गाड़ियों, नज़रों, महलों में ये सब नॉर्मल बात है, पर सड़कों पर ये बहुत ही डरावनी होती है। और बाकी गाड़ियाँ जब हम हाईवे पर नज़र आने लगी तो हम सभी ने हाईवे पर बाइक रोक दी। हम तब भी डर के मारे कांप रहे थे। कोई किसी की बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हमने देखा था सब इतना भयानक था कि मुंह से तो आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसके कुछ दिन बाद ही जब हम उस रास्ते के बारे में जानकारी ली तो हमें पता चला कि कई लोगों ने उस रास्ते पर बिना चेहरे वाली औरत को देखने का दावा किया था, और उसी वजह से जो कोई भी एक बार उस रास्ते से गया था और उसने फिर उसी रास्ते से दोबारा जाने की हिम्मत तक नहीं की थी। कहते हैं कि उस रास्ते पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा यानी कि एक्सीडेंट हुआ था, और उस हादसे में उस औरत की मौत हुई थी। हादसा इतना भयानक था कि उसकी जगह पर उसका पूरा चेहरा अच्छे से कुचल दिया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।